जीडीपी या मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। हमारा 3 मेथड है बेटा। एक मेथड है हमारा इनकम मेथड, एक हमारा है एक्सपेंडिचर, और एक मेथड है हमारा प्रोडक्शन मेथड। बारी बारी से तीनों मेथड को खत्म करते हैं ना। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बहुत नॉर्मल है, ये आप नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ लोगे, समझते हैं। जैसे हम अपने घर का इनकम है ना, चलो समझ लो एक घर में 7 लोग हैं, 7 जना, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 7 लोग हैं हमारे घर में। अब हमको निकालना है, देखो एक तरीका तो ये है कि हमारे देश की जीडीपी ऐसे पता चल जाए कि हमारे देश में इनकम कितनी हो रही है, ये हमें पता चल जाए, तो वो इनकम मेथड है। एक तरीका है कि हमारे देश की जीडीपी इस तरीके से पता चल जाए कि एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, इससे भी हमें पता चल सकता है। अगर मैं ये मानूं कि मेरे घर में 7 लोग हैं एग्जाम्पल तौर पर, और मैं ये पता करना चाहूँ कि मेरे घर की टोटल जीडीपी कितनी है, तो कैसे पता करूँगा? 7 लोग की इनकम को मैं जोड़ लूँ, वही हमारे घर की जीडीपी हो जाएगी, वही तो हमारी सैलरी है। तो ऐसे ही किसी देश को अगर अपनी जीडीपी इनकम मेथड से निकालना है तो अपने देश में हर एक व्यक्ति और हर कंपनी की जो इनकम है उसको क्या करें, वो ऐड कर दें। तो सेम वही तरीका है कि मान लो 7 पर्सन है या 7 कंपनी है किसी देश में, मान लो 1 इंडिविजुअल है, सेकेंड जो कि कंपनी है, थर्ड जो है वो भी कंपनी है, फोर्थ क्या है इंडिविजुअल है, फिफ्थ क्या है इंडिविजुअल है, सेवेंथ क्या है कंपनी है, एट्थ क्या है इंडिविजुअल है, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें इस देश की जो जीडीपी निकालनी है इनकम मेथड से निकालना है, तो हम इसकी इनकम निकाल दें इंडिविजुअल की, इसकी इनकम निकाल दें, इसकी इनकम, सबकी इनकम निकालने के बाद टोटल क्या कर दें, ऐड कर दें, और यही हमारे देश की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और इस मेथड का यूज कौन करता है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री करती है। कहोगे क्या सर इंडिया नहीं कर सकती है? डेवलप्ड कंट्री करती है, तो इंडिया क्यों नहीं करती है भाई? एक छोटा सा एग्जांपल कोई भी बताओ। इनकम मेथड है, ध्यान रखना इस बात का। क्यों इंडिया यूज नहीं करता इस मेथड का? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी 3 मेथड यूज किया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। एक तो हमारा इनकम मेथड, यानी देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं है ना, या जो भी कंपनी है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके द्वारा जो भी इनकम जनरेट हो रही है हम उनको कैलकुलेट कर लें और हमारे देश की जीडीपी बता दें कि हमारे देश की जीडीपी इतनी है। दूसरा है एक्सपेंडिचर, अगर हम खर्चे को देख लें कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना सेविंग बच रहा है, खर्चे के बाद सेविंग भी तो है, वो हमारा ही तो है, उसको ऐड कर दो, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। और एक प्रोडक्शन मेथड जो इंपॉर्टेंट समझने वाला है, ये प्रोडक्शन मेथड है, इसलिए दोनों को पहले बता के खत्म कर दे रहा हूँ। तो एक देश में मान लो 4 कंपनी या 4 इंडिविजुअल हैं जो कि सर्विस, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं है ना, तो प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहे हैं, करने के बाद मान लो एक की इनकम कुछ हुई, सेकंड की इनकम कुछ हुई, थर्ड की इनकम कुछ हुई, सबकी इनकम को हम ऐड कर लें और लास्ट बता दें कि इतनी टोटल इनकम है हमारे देश की, तो क्या इस मेथड के थ्रू हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज स्पेशली डेवलप्ड कंट्री करती है, इंडिया नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसको सबको डेवलप करना है, नहीं करना है, बस हमको पता करना है, बस हमको पता करके बता दो जीडीपी। इसीलिए नहीं करते हैं इंडिया में कि क्या सबकी इनकम हमें पता है क्या? नहीं, मैंने बहुत पहले बताया कि ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर हैं उनकी इनकम तो हमें पता है कि आज इतना कपड़ा बेचे हैं, आज इतना समोसा बेचे हैं है ना, आज इतना फ्रूट बेचे हैं, सब कुछ हमें इनकम उनका पता है, लेकिन जो ठेले पे बिक रहा है उसका पता है क्या हमें? तो हम क्या अनुमान ही लगा सकते हैं ना कि हाँ एक ठेला वाला इतना रुपया बेच रहा होगा। तो जब हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज़्यादा है तो क्या हम उनकी इनकम को बता सकते हैं कितना है? अब पूछने जाओगे तो क्या एवरेज ही लगा पाओगे ना? एक ठेले वाले से पूछोगे सर आपकी इनकम कितनी हो जा रही है, ठीक है हो जाती है, ऊपर वाले की दया है, तो कितना लिखोगे तुम बताओ कॉपी पे? लेकिन वही मिनी मार्ट है तो मिनी मार्ट में जितना आज सेल हुआ या जो भी माल मंगवा रहे हैं वो बता सकता है ना कि आज मेरी इनकम इतनी है, आपको बताने की क्या जरूरत है? ऑटोमेटिक वो रजिस्टर्ड है, वो पता चल जाएगा आपको।
तो इनकम मेथड, इसलिए डेवलप्ड कंट्री में कहते हैं ना, एक सुई का धागा भी बिकेगा तो उसका जीडीपी में कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम सारे इनकम को ऐड करके हम इनकम मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री करती है। दूसरा तरीका है एक्सपेंडिचर। आपसे ही पूछा जाए कि आपके घर की इनकम कितनी है, टोटल पैसा आपके घर में कितना आता है, अब आपको नहीं पता है, तो आप 7-8 लोग हो, सब लोग बता दो कि मेरा भैया 1000 रुपया मेरा खर्चा है, ये कहेगा मेरा 500 है, ये अपना बता देगा, सब लोग बता दें, सबका एक्सपेंडिचर तुम ऐड कर दो। सब लोगों ने खर्चा कर दिया, सबका एक्सपेंडिचर खर्च करने के बाद देखो कि तुम्हारे घर में सेविंग कितनी बची उस महीने में। अगर तुम्हें नहीं पता है कि हमारे घर की इनकम कितनी है, तो एक्सपेंडिचर मेथड है, तुमने कितना खर्च किया, रमेश तुमने कितना खर्च किया, राम तुमने कितना खर्च किया, है ना, अब्दुल तुमने कितना खर्च किया, सबने बताया मैंने इतना खर्च किया, लास्ट में कितना बचा है, कर रहा है इतना रुपया। तो सारे लोग का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे को ऐड कर दो, प्लस जो सेविंग बचा हुआ है उसको आप ऐड कर दो। जब सब हमारा ऐड हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें पता चल जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन मेथड जो है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और हमारे देश में प्रोडक्शन मेथड ही यूज किया जाता है। नॉर्मली किसी भी डेवलप कंट्री में चाहे इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या प्रोडक्शन मेथड हो, कैलकुलेट किया जाएगा, जीडीपी लगभग सेम आएगी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है ना, या जो नॉन डेवलप कंट्री है ना, उनके यहाँ या तीनों मेथड से जब आप निकालोगे तो अलग अलग मेथड निकलेगा। भारत प्रोडक्शन मेथड को यूज करता है। अब कैसे करता है प्रोडक्शन मेथड को समझते हैं, ये समझ लेते हैं हम लोग, फिर हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्शन मेथड समझो, मान लो कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके पास है ना, वो उसने क्या किया, 1 अप्रैल से 1 फाइनेंशियल ईयर ऐड होता है, 1 अप्रैल 2024, ठीक है ना, वहां से लेके इसने क्या किया 31 मार्च 2025 तक उसने कितना गाड़ी बनाई है, 1000 गाड़ी बनाई। प्रोडक्ट बनाया ना, 1000 उसने अपनी गाड़ी बनाई। अब इसमें से इसने सेल कर दिया कितना, 900 इसने सेल कर दिया है। टोटल इसके पास कितना बचा है बेटा, 100 क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है ना, उसके पास 100 अभी गाड़ी बची है। फिर अगले साल मैन्युफैक्चर करेगा, हाँ सर करेगा। मान लो फिर 1 अप्रैल से 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक इसने कितनी गाड़ी बनाई है बेटा, इसने मान लो फिर 500 गाड़ी बना दी, या बढ़ा के दिखाते हैं ना, कंपनी को लॉस में नहीं दिखाते, मान लो 2000 इसने गाड़ी बना दी है। अब इसके पास टोटल स्टॉक कितना है बेटा, 21। पहले का भी स्टॉक इसके पास होगा कि नहीं होगा, 2100, यानी टोटल स्टॉक में देखते हैं ये गाड़ी है, और स्टॉक में कितना है इसके पास, स्टॉक में है टोटल 2100, लेकिन इसने सेल कर दिया कितना, 1900 इसने सेल कर दिया, 1900 इसने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, यानी रिमाइंडर कितना बचा है इसके पास, इसके पास 200 बचा है। अब एक बात बस याद रखना है हमको, ये चीजें मैंने क्यों बनाया है अब उसको भी समझते हैं। अगर मैं पहले साल का पूछूं तो पहले साल का अगर मैं निकालना चाहूं कैसे, बाय प्रोडक्शन मेथड, अगर हमें जीडीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा है कि 1000 में हमारा 900 क्या हो गया है, सेल हो गया है, तो 900 मल्टीप्लाई उस समय की क्वांटिटी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि नॉमिनल निकालो रियल, उससे हमें मतलब नहीं है, सरकार को जो निकालना होगा अपना निकालेगा, हमको जीडीपी से मतलब है कि कैसे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो 900 हमारा क्या हुआ, 900 मल्टीप्लाई उस समय जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो हमने निकाल दिया, प्लस हमारे पास 100 रिमाइंडर बच गया, निकल गया ना 100। अगर हम अप्रैल 2025 से लेकर 31 आफ्टर 26 का करेंगे तो क्या क्या हम कैलकुलेट करेंगे, क्या इसमें 1900 जो बिका है, 1900 नहीं मैं 2150 का थोड़ा सा आसान कर दूँ और थोड़ा सा समझने के लिए, इसको मैं टोटल कर दे रहा हूँ आपको 2050 इसको समझो। 2050 क्यों किया उसका रीजन समझना है, इसका भी 100 में से कुछ बेच दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हमको निकालना होगा प्रोडक्शन मेथड के थ्रू तो कैसे निकालेंगे, कितने का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 1000 बनाया, 900 बेच दिया, 100 बचा था,
यहाँ 2000 बनाया, 100 पहले का बचा हुआ था, टोटल मैंने 2050 बेच दिया। तो प्रोडक्शन मेथड में क्या हम 2050 को लेंगे या किसी और को लेंगे? 2050। मैंने बहुत क्लियर बोला है, जो हम बनाते हैं, डायरेक्ट में लिखवा देता तो एक लाइन का है ये। बताने का मेन रीजन यही था कि इस साल जो बना है ना वो इसी साल होगा, चाहे वो बचा हो चाहे ना बचा हो। इस साल का जब हमको निकालना होगा, इस साल हमारी सेलिंग हुई है, यस सर, इस साल हमारी लगभग 2050 है ना क्वांटिटी सेल हुई है, बट हम 2050 क्वांटिटी को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बना कितना है, 2000 ही तो बना है, तो हम 2000 को ही लेंगे, चाहे भले बिक गया 2050, लेकिन उस साल की जीडीपी में 2050 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2050 इस साल तो बना ही नहीं है। मैंने इसलिए पहले क्वांटिटी बता दिया है, क्वांटिटी मैटर करता है वन फाइनेंशियल ईयर में जो क्वांटिटी बनी है। नहीं तो डायरेक्ट लिखा देता है एक साल में जो भी बनता है, जो प्रोडक्शन क्रिएट हो रहा है उस प्रोडक्शन का आप नॉर्मली उसके करंट प्राइस से वैल्यू करा दो, आपकी जीडीपी हो गई। बट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में बफर स्टॉक भी पड़े होते हैं, हमारे पास रिमाइंडर स्टॉक भी होते हैं। तो क्या रिमाइंडर स्टॉक पिछले साल का है और वो इस साल बिकेगा, क्या वो जीडीपी में शामिल होगा? नहीं शामिल होगा। हमें करंट वैल्यू से मतलब है। इसका मतलब है कि जब हम इस साल का प्रोडक्शन तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा सेल है प्लस जो हमारा बचा हुआ है स्टॉक जो है, उन दोनों को ऐड करेंगे प्लस उसका करंट प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारी जीडीपी कहलाएगी। यानी कि अगर हम अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक भले हमने 2000 बनाया है और बेचा है 2025 स्टॉक है ना, लेकिन हम 2025 को जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, हम शामिल करेंगे 2000 को ही, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन इस ईयर में यही है। ठीक है ना, जो प्रोडक्शन होगा उसी से हम उसका क्या करते हैं कैलकुलेशन। अब भारत क्यों इसका यूज करता है उसका रीजन समझना। प्रोडक्शन जो हो रहा है वो तो हमें पता है ना, कार बन रहा है, एसी बन रहा है, जो सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कर रही है वो हमें पता है। थोड़ा जो हमें नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका हम एक अनुमानतः लेकर के ऐड कर देते कि यार इतना तो हुआ होगा, इतना उन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड की होगी, ठेले वाले ने इतना माल बेचा होगा, इतना प्रोडक्शन उसने किया होगा, एक अनुमानता हमने लगा लिया। एक ऑटो वाले ने इतना पैसा जनरेट किया होगा, क्या ऑटो वाले बताते हैं अपना पैसा? नहीं बताएंगे, तो हम एक अनुमानता ले लेंगे। लेकिन बस इस बात को ध्यान रखना कि वन फाइनेंशियल ईयर के आगे हम नहीं बढ़ेंगे, भले हमारा बफर स्टॉक कितना भी क्यों ना बचा हो। और अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर 900 स्टॉक बिका है तो ये तो जीडीपी में शामिल होगा। तुमसे यही पूछा जाए ना, जीडीपी में जो बिकता है वही तो शामिल होता है, तो क्या जो स्टॉक हमारे पास रखा है वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा? होगा, भले सेल नहीं हुआ है वो शामिल हमारे जीडीपी में होगा, क्योंकि अगले साल अगर पूरा सेल हो गया तो वो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बफर स्टॉक हमारा पहले से रखा हुआ है, तो वो पिछले साल ऑलरेडी ऐड कर देंगे, इस साल उसको ऐड नहीं करेंगे, भले वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बिकी हो। प्रॉब्लम ये है कि इस साल की प्राइस भले कुछ भी रही हो, उसको बैक ईयर के प्राइस से ही हम ऐड करेंगे। यही 3 मेथड यूज करते हैं। भारत में जो यूज होता है यही प्रोडक्शन मेथड यूज होता है। भारत में से प्रोडक्शन मेथड यूज किया जाता है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि जब इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को हम यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमको जीडीपी में देखने को मिलता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। और सिंपल सी समझो, जिस देश में सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, चाहे इनकम कर लो, चाहे एक्सपेंडिचर कर लो, चाहे प्रोडक्शन कर लो। मैंने कहा ना कि डेवलप कंट्री में अगर एक सुई भी बन रहा है तो गवर्नमेंट को पता है कि एक सुई बना हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारे सामान ऐसे जिसको सरकार को पता ही नहीं है कि बन भी रहा है। इनकम वाले में सब्जी लेने गए, बेटे को 100 रुपया दिया तो बेटा 90 रुपये का सब्जी लाया, 10 रुपया खा लिया, पापा को बताया सब्जी 100 रुपया है। यहीं पे मिसकैलकुलेशन हो चुका है। बट विदेश में गए, 100 रुपये का लेकर गए तो बिल मिल रहा है ना, तो बेटे ने कितने का सामान करता है पिताजी को पता है, तो देश को, पिताजी मतलब हमारे देश को पता है। ये हो गया हमारा। इनकम में क्या है, इनकम में भी प्रॉब्लम है। लड़का कमाता कितना है? 20,000 रुपया, और शादी आएगा तो लड़का 70,000 80,000 तो ऐसे ही उड़ा देता है। लड़की की शादी तय होती है ना तो लड़की वाले पूछते हैं लड़का कितना कमाता है,
तो आप कितना बताते हो? अगर किसी की सैलरी स्लिप ना हो, अरे बेटा ठेकेदारी करता है, लाखों करोड़ों में खेलता है, क्या सही है? नहीं। हमारे यहाँ सही मेथड कभी बताया ही नहीं जाता है, इसलिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ ठेका बड़ा लंबा लंबा जाता है। नहीं करेंगे तो लड़के सदिये नहीं हुआ, दहेज नहीं अच्छा मिलेगा। जो दहेज आ रहा है क्या वो ऐड होता है? नहीं ऐड होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड नहीं होती है। तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे सिस्टम है, इसलिए हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को ना यूज करके एक प्रोडक्शन मेथड को यूज करते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर तो डायरेक्ट ऐड हो जाती है, और जो ऑर्गेनाइज नहीं है उसका अनुमानता एक मूल्य लगा करके हम उसको जीडीपी में ऐड कर देते हैं और बताते हैं कि ये हमारा है। अब देश की जीडीपी बढ़ेगी कैसे? देश की जीडीपी बढ़ाने का दो तरीका हमारे पास अभी भी है। अगर हमने टारगेट अगर रख ले कि 5 साल में हमारी जीडीपी ग्रो कर जाए तो कैसे करेंगे? दो तरीका है। एक तो जितने सेक्टर है सबको ऑर्गेनाइज कर दो, ऑर्गेनाइज करते ही ऑटोमेटिक अब ये उसके लिए नहीं, ये रिटर्न के लिए, रिटर्न एग्जाम में टीजीटी पीजीटी किसी ने भरा होगा, तो अगर उसको पूछा जाए कि सब कुछ जब चल रहा है इसमें क्या बेटर कर सकते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रो कर जाए, तो एक तरीका है कि हम सारे सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर दें। सारा सेक्टर जैसे ही ऑर्गेनाइज होगा ऑटोमेटिक जीडीपी ग्रो कर जाएगा। सेकेंडरी है, हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? हाँ, 4 ही रिसोर्स है ना, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लेबर क्लास है। कहाँ व्यवसायी बने चले जा रहे हो? कितने लोग व्यवसाय कर रहे हो? 20 साल से लेकर 30 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, कहाँ बिजनेसमैन बन रहे हो? इसका मतलब है, और अभी भी 20 साल से लेकर के 30 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी के चक्कर में 10 साल उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारे देश में? 0। क्या 10 साल जितने बच्चे हैं अगर वो किसी भी फील्ड में लग करके अगर 10,000 रुपया भी पर मंथ निकालेंगे तो क्या जीडीपी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन वो भी हम जीडीपी ग्रो नहीं करते, क्या करते हैं? घर से पैसा निकालते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, हमें वैसा बनाया ही गया है, हमें ऐसा बिल्ड कर दिया गया है कि हम जीडीपी में 30 साल तक तो योगदान कुछ नहीं देते हैं। जब हमारा एक उम्र निकल जाता है, किसी की सरकारी नौकरी मिल गई, तो मान लो उसकी इनकम कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में जुड़ रहा है, उसकी सैलरी जुड़ रही है, गवर्नमेंट की सर्विस जुड़ रही है। लेकिन जो लड़के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख बच्चे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो लगातार बैक टू बैक तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ जीडीपी में योगदान दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो जीडीपी में कोई योगदान दे ही नहीं रहा है। और जब जीडीपी में योगदान देने का समय आता है तो उसकी कैपेबिलिटी उतनी बची ही नहीं है। 30 साल के बाद वो एमआर का जॉब कर रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो क्या जीडीपी में अच्छा योगदान कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सब फैक्टर आपको नोट करने पड़ेंगे। क्या रीजन है कि भारत आज भी डेवलपिंग कंट्री है, जीडीपी ग्रो कर रही है लेकिन उस लेवल में ग्रो नहीं कर रही है जितना साउथ कोरिया कर रहा है हमारा। जब वहाँ जो छोटे छोटे आइलैंडों से मिल करके बना हुआ है वो हमारा ग्रो कर रहा है, वो हमसे आगे चल रहा है। तो ये बात आपको नोट करना पड़ेगा कि जीडीपी क्यों ग्रो नहीं कर रही है। करप्शन, जो क्या कहते हैं, जेब के नीचे से जो विकास चल रहा है वो कभी ग्रो नहीं ऐड होता है। जो आपने पैसा दिया नीचे से टेबल से, क्या जीडीपी में ऐड होगा? करप्शन भी एक फैक्टर है जो जीडीपी को ग्रो नहीं होने दे रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट इसलिए लिख लो कि जो बच्चे टीजीटी पीजीटी में रिटन एग्जाम देते हैं या मेंस तक पहुंचते हैं उसमें ये सब पॉइंट पूछा जाता है कि भाई सब कुछ तो चल रहा है, ये सारे मेथड हैं, फिर भी हमारे देश को ग्रो कराना है तो कैसे कराएंगे? तो इसलिए कि सरकारी नौकरी तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी अपने विकास के बारे में ये सोचना होगा कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट जॉब है वो कितने 4 से 5% है, जिसमें 50% ये मान के चलो कि पहले से लोग इंगेज हैं, वो रिटायर होंगे तो हमें मिलेगा। फिर 95% या 96% पब्लिक करेगी क्या? स्टूडेंट करेगा क्या? इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि होना तो सिलेक्शन सबका नहीं है। 10 लाख बैठोगे तो 1000 सेलेक्ट होगा, बाकी क्या करेगा? ये हमें तो सोचना है, हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारा गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचता है और इसलिए कहीं ना कहीं जीडीपी में हम पीछे हैं। सरकार को ये पता है कि हमको बेरोजगारी भत्ता बढ़ाना है, वहाँ पे उन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर दी, वहाँ पे उन्होंने पैसे बढ़ा दिए जो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? उनकी मिनिमम सैलरी के बारे में कौन सोचेगा? जो 5,000 में अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं 10 साल, क्यों? क्योंकि घर में पैसे की जरूरत है और 5,000 में पढ़ा रहे हैं। एक मिनिमम सैलरी वहाँ पर डिसाइड कर दो, गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है।
अगर हमें प्राइवेट स्कूल में 25,000 रुपया मिले तो क्या जरूरी है सरकारी नौकरी? मैं अपनी बात बता दूं, पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि अगर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ए फॉर एप्पल पढ़ाने के लिए अगर 40,000 रुपया मिले और मुझे 9th और 10th को पढ़ाने के लिए 25,000 रुपया मिले तो मैं 25,000 चूज करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरा स्किल जिंदा रहेगा। जो मैं पढ़ा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ, और 40,000 रुपया लेकर के मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे स्किल का क्या है? 10 साल बाद मुझसे टेट का एग्जाम दिलाओगे, टेट का एग्जाम नहीं पास कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो लेंथ ही वही हो गई, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल तक जोड़ घटाना गुणा भाग करूँगा। कि आपने गलती से परसेंटेज बहुत हाई लेवल पे दे दिया तो मैं तो डाउन द फॉल हो जाऊँगा, नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों पे विचार हमको करना पड़ेगा, और ये आप ही करेंगे, युवा हैं, है ना। इतिहास और राजनीति पढ़ाते तो आंदोलन कराते हैं, यहाँ सिर्फ सोचने की बात है। इसलिए कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ में इतना पढ़ाई करिए और साथ में कुछ ना कुछ देखिए, जरूरी है। नहीं तो फिर पेपर कटिंग पढ़ते रहिए, इलेक्शन आए और वोट करेंगे, है ना। चलिए, ये आपका जीडीपी का जो चैप्टर है बेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो आपका बचेगा अगला चैप्टर है, मैं चैप्टर तो आपका अगला है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी और गरीबी। लेकिन उससे पहले मैं इसलिए उसको ना पढ़ा करके पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंशियल पढ़ा दूंगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ा दूंगा। एक दिन मैं उसको क्लियर करूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिससे कि हमको उसको समझाने में आसानी होगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कल जो आपका चैप्टर रहेगा, थोड़ा सा आप लोग स्टडी अगर करके आना चाहो तो बैंकिंग एंड फाइनेंस थोड़ा सा लेकर के आना, ठीक है ना। कल मैं उसको एक दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा कि कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ, जिससे मुझे आगे आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसमें उससे हमारी मदद मिलेगी, ठीक ना। बाकी आप लोग आराम। अब अगला कौन सा क्लास है बेटा? हिस्ट्री की। चलो ठीक है, मेरा भी बेटा अभी संतकबीर नगर में क्लास है, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन मैं एकदम पूरा खाली रहूँगा, तो आपको 1 बजे से 3 बजे तक मेरा पूरा क्लास रहेगा। कल भी